Assalamu alaikum students. In this video we will read Pride and Prejudice and will read all the topics of this novel. So let's start. Our first slide is Introduction. Pride and Prejudice is a novel written by Jane Austen. याद रखिएगा कि जेन ऑस्टन एक फीमेल राइटर हैं एंड ये जो नावल है जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये 1813 में पब्लिश किया गया था। ये स्टोरी है लव, क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ की। दिस इज़ अ क्लासिक रोमांटिक नावल सेट इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड और इसकी सेटिंग जो है वो हेडफोर्डशायर लंदन की है। सो नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम जेन ऑस्टन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जेन ऑस्टन जो है वो 16 दिसंबर 1775 को स्टीवेंटन इंग्लैंड में पैदा हुई और विंचेस्टर इंग्लैंड में 1817 में 18 जुलाई को इनकी डेथ हो गई। और जेन ऑस्टन जो हैं वो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और अपने नॉवेल्स में ये विट, सोशल कमेंट्री एंड रोमांस के लिए जानी जाती हैं। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं प्राइड एंड प्रेजुडाइस। प्राइड एंड प्रेजुडाइस इनका मोस्ट फेमस वर्क है एंड सेकंड वन इज़ सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड द थर्ड वन इज़ इमा। एंड यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसा कि जेन ऑस्टन जो है वो 18th सेंचुरी की राइटर थी। 19th सेंचुरी वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। वहाँ पे फीमेल को वोट का राइट नहीं था, एजुकेशन का राइट नहीं था, प्रॉपर्टी का राइट नहीं था। सो जेन ऑस्टन जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे ही लिखती हैं। उनके जितने भी नॉवेल्स हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस करते हैं जो कि उन्होंने अपनी सोसाइटी से एक्सपीरियंस किया, फिर उन्होंने उनको अपने राइटिंग्स के अंदर दिखाया। ये भी जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये इंग्लैंड की सोसाइटी को दिखाता है। अब हम पहले करैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समरी की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे कुछ बेसिक करैक्टर्स जो हैं, वैसे तो इसमें 18 करैक्टर्स हैं लेकिन वो थोड़े स्पॉटिंग करैक्टर हैं। ये इस स्टोरी के मेन करैक्टर्स हैं जो कि प्राइड एंड प्रेजुडाइस में आपको मेन रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे। सो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट करैक्टर है एलिजाबेथ बेनेट का। सो बेसिकली यहाँ पे अब हम बेनेट फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। बेनेट फैमिली के ऊपर ये सारी स्टोरी लिखी गई है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है जो हमारे पास प्रोटैगनिस्ट है वो है एलिजाबेथ बेनेट। एलिजाबेथ बेनेट जो है वो एक इंटेलिजेंट, विटी एंड क्विक टू जज वुमेन है। सो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। ये भी हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं। एलिजाबेथ बेनेट एंड फिट्जविलियम डार्सी ये हमारे दो प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के। फिट्जविलियम डार्सी जो हैं वो वेल्थी, प्राउड हैं बट वो काइंड हार्टेड भी हैं। उसके बाद है जेन बेनेट जो कि बड़ी सिस्टर है एलिजाबेथ बेनेट की और वो ब्यूटीफुल और जेंटल सिस्टर है। और फोर्थ कैरेक्टर जो है वो मिस्टर चार्ल्स बिंगले का है। वो फ्रेंडली हैं, वेल्थी हैं एंड वो जेन से प्यार करते हैं। और जो हमारा पांचवा कैरेक्टर है वो है मिस्टर विकम का जो कि चार्मिंग है लेकिन वो डिसऑनेस्ट सोल्जर है। सिक्स कैरेक्टर है हमारे पास मिसेस बेनेट जो कि लाउड एंड ऑब्सेस्ड हैं। वो उनकी 5 डॉटर्स हैं और वो अपनी 5 बेटियों की एक अमीर घराने में शादी करना चाहती हैं। और 7th कैरेक्टर है हमारे पास मिस्टर बेनेट जो कि वाइस हैं बट डिटैच फादर हैं। उनकी इतनी अटैचमेंट नहीं है अपनी बेटियों के साथ। एंड हमारे पास जो 8th कैरेक्टर है और आप कह सकते हैं कि लास्ट अभी ये चार्लोट लोकस का है जो कि एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है और जिसने स्टोरी के अंदर शादी की मिस्टर कॉलिंस के साथ। अब हम समरी डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। मैंने ये थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था कि 19th सेंचुरी इंग्लैंड में ड्यूरिंग रीजेंसी इरा ये नावल लिखा गया था और वो पीरियड जो है जिसमें ये लिखा गया वो सोशल हायरार्की एंड क्लास कॉन्शियसनेस का पीरियड था। इसमें जेंडर रोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की गई है। अब हम नेक्स्ट जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि वहाँ पे जेंडर रोल्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। वुमेन के पास लिमिटेड राइट्स थे और सबसे मेन जो बात है इस नावल में जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है वो ये है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंस थी मैरिज के ऊपर। ठीक है, जो मैरिज जो है वो इकोनॉमी के ऊपर बेस कर रही थी। फाइनेंशियल कंडीशंस को देख के, वेल्थी पर्सनस को देख के उनके साथ शादियां की जाती थी। और इस स्टोरी में भी 5 शादियां और 5 शादियां इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही हैं।
सो अब हम अपनी समरी जो है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। समरी जो है वो थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि जो प्राइड एंड प्रेजुडिस की स्टोरी है उसमें कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए गए हैं और स्टोरी जो है वो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ेंगे अपनी समरी को। समरी में जो सारी हमारी स्टोरी है वो बेनेट फैमिली के गिर्द घूमती है। बेनेट फैमिली जो है इसमें मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट और इनकी 5 डॉटर्स हैं। और जो मिसेस बेनेट हैं वो अपनी 5 की 5 बेटियों की किसी अमीर घराने में किसी अमीर पर्सन के साथ शादी करना चाहती हैं। तभी ये ऐसा होता है कि लंदन से चार्ल्स मिंगले जो कि एक वेल्थी पर्सन है और चार्मिंग भी हैं, वेल्थी भी हैं और वेल मैनर्ड भी हैं, वो यहाँ पे आते हैं उनके नेबर में रहने के लिए, नीदरफील्ड में आते हैं। उनके आने पे मिसेस बेनेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि वो चाह रही होती हैं कि वो अपनी किसी एक बेटी की चार्ल्स बिंगले के साथ शादी कर दें। तभी चार्ल्स बिंगले जो हैं वो एक पार्टी अरेंज करते हैं, उनमें वो सबको दावत देते हैं और उनकी पांचों की पांचों बेटियां वहाँ पे रेडी होके जाती हैं पार्टी के अंदर। और वहाँ पे होता ऐसा है कि चार्ल्स बिंगले जो हैं उनकी जो डॉटर होती है जेन, उनके साथ वो अट्रैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, उनको जेन पसंद आ जाती है, वो उसके साथ शादी भी करना चाहते हैं। और वहीं पे हमारा जो मेन कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट डार्सी, वो भी आता है क्योंकि वो चार्ल्स बिंगले का फ्रेंड है, उनके साथ ही वो पार्टी में मौजूद होते हैं। यहीं पे हमारी सारी स्टोरी है कि एलिज़ाबेथ बेनेट जो है वो डार्सी को देखती हैं और वो डार्सी उनके साथ डांस करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो एलिज़ाबेथ बेनेट हैं वो डांस करने के लिए मना कर देती हैं। सो जो एलिज़ाबेथ बेनेट हैं वो समझती हैं कि डार्सी एक एरोगेंट पर्सन है, तो वो उसे डिसलाइक कर देती हैं। देन जब पार्टी एंड हो जाती है तो पार्टी एंड होने के बाद उनके गांव में एक सोल्जर्स का कैंप आया हुआ होता है और उनमें एक पर्सन होता है मिस्टर विकम, जो कि सोल्जर होता है और वो डिसऑनर होता है। और वो जो पर्सन है वो एलिज़ाबेथ बेनेट से मिलता है और उन्हें बताता है कि डार्सी जो है वो एक चीटर पर्सन है, उसने हमारी जायदाद के जो है खाई है। तो वो डार्सी के बारे में उनका जो जजमेंट है वो और ज़्यादा गलत हो जाता है। फिर वो डार्सी को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती हैं। बाद में उन्हें ये भी पता चलता है कि डार्सी जो हैं वो ये चाहते हैं कि चार्ल्स बिंगले की शादी जेन बेनेट से ना हो। डेट्स वाई भी वो उनको मिसजज करती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं और उनके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती हैं। देन फिर जो उनकी एक सिस्टर हैं लीडिया, वो विकम के साथ भाग जाती हैं घर से और वो एक ट्रिप पे जाती हैं, वहाँ पे वो विकम के साथ भाग जाती हैं। और फिर डार्सी जो है वो उनको हेल्प करता है उनकी सिस्टर को ढूंढने के लिए और फिर वो विकम से बोलता भी है कि आप जो है लीडिया से शादी कर लें और उनको बल्कि पैसे भी देता है। जब वो पैसे देता है और काइंडनेस शो करता है, फिर जो एलिज़ाबेथ का माइंडसेट होता है डार्सी के बारे में वो चेंज हो जाता है। और फिर देन वो दोबारा से प्रपोज़ करती है, डार्सी प्रपोज़ करता है एलिज़ाबेथ को और फिर एलिज़ाबेथ उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करती है। सो हम यहाँ पे हमने देखा कि जो उनका माइंडसेट है, हम कहते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन है वो कभी भी लास्ट इंप्रेशन नहीं होता। हमने देखा कि हमारी प्रोटैगनिस्ट एलिज़ाबेथ बेनेट का इम्प्रेशन डार्सी के लिए स्टार्ट में बहुत ज़्यादा गलत था। वो उनको एरोगेंट और प्राउडी पर्सन समझती थी, लेकिन बाद में उनका जो बिहेवियर है, जब उन्होंने देखा उनकी काइंडनेस को देखा, फिर उनका इम्प्रेशन जो है, उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो मिस जजमेंट है वो ठीक हो गई। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टाइटल सिग्निफिकेंस। टाइटल जो है हमारा वो दो वर्ड्स के ऊपर है। पहला जो है प्राइड एंड सेकंड वन प्रिजुडाइस। प्राइड मीन्स प्राउड, एरोगेंस। सो जो प्राइड है वो डार्सी के कैरेक्टर को शो करता है, डार्सी की एरोगेंसी और प्राउड को शो करता है। और जो प्रेजुडाइस है वो प्री जजमेंट को शो करता है, एलिज़ाबेथ बेनेट की क्विक जजमेंट को शो करता है और उनके लोअर स्टेटस को हाईलाइट करता है। सो जो बोथ कैरेक्टर्स हैं वो लास्ट में अपने फ्लाज से ओवरकम कर जाते हैं और वो लव और हैप्पीनेस वाली लाइफ गुजारना स्टार्ट कर देते हैं। सो जो हमारा टाइटल है वो पर्सनल ग्रोथ एंड नॉवेल्स के सेंट्रल मैसेज को कन्वे करता है। के थीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। थीम्स एज यू नो के हिडन मीनिंग्स होते हैं किसी भी नॉवल के, किसी भी स्टोरी के। पहला जो हमारे पास मेन थीम है वो है प्राइड का कैरेक्टर। जैसे कि मैंने पहले भी टाइटल सिग्निफिकेंस में डिस्क्राइब किया कि जो टाइटल है हमारा जो टाइटल है
प्राइड एंड प्रेजुडाइस वो डार्सी के करेक्टर को शो करता है, उसके प्राइड को शो करता है और उसकी जजमेंट को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को शो करता है अबाउट एलिजाबेथ। एंड प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस का जो थीम है वो सोशल बेस है और फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में है, मिस जजमेंट के बारे में है, एलिजाबेथ का व्यू जो है डार्सी के लिए उसके बारे में है। उसके बाद थर्ड हमारा जो है वो सोशल क्लास एंड मैरिज है। मैरिज का इसमें बहुत ज़्यादा रोल है जो कि वेल्थ और स्टेटस को शो करती है। एलिजाबेथ एंड डार्सी का जो लव है वो लास्ट में इस नॉर्म को डिफाइन करता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। एंड फोर्थ जो थीम है वो है लव एंड रिलेशनशिप का, जो कि कंट्रास्ट करता है मैरिजेस को, हाईलाइट करता है लव वर्सेस कन्वीनियंस को। जैसा कि जो एलिजाबेथ एंड डार्सी की मैरिज है वो लव मैरिज है, एंड इसमें एक और मैरिज है वो मिस्टर कॉलिंस और एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड चार्लोट की है। वो कन्वीनियंस मैरिज है क्योंकि जो चार्लोट है वो बूढ़ी हो रही होती है और डेट्स वाई वो शादी कर लेती है, और मिस्टर कॉलिंस को भी शादी करने के लिए कोई लेडी चाहिए होती है और वो उससे शादी कर लेते हैं। सो इन दोनों की जो मैरिज है वो कन्वीनियंस है, जबकि जेन बेनेट या फिर चार्ल्स बिंगले या फिर हमारे पास जो दूसरी मैरिज है इसके अंदर एलिजाबेथ बेनेट और डार्सी की है वो लव मैरिज है। फिफ्थ वाला जो हमारा थीम है वो फैमिली एंड रेपुटेशन का है। अ फैमिली सोशल स्टैंडिंग अफेक्ट्स मैरिज प्रॉस्पेक्ट। तो यहाँ पे बताया गया कि जो फैमिली की सोशल स्टैंडिंग है वो मैरिज के प्रॉस्पेक्ट को इफेक्ट करती है। फैमिली का सोशली स्टैंड होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हमने स्टोरी के अंदर देखा कि लीडिया का स्कैंडल बना था विक्रम के साथ, तो वो लोग सोशली जो है स्टैंड नहीं थे, डेट्स वाई ये इनको सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी। और हमारे पास छठा जो हमारे पास थीम है वो ये है जेंडर रोल्स। वुमेन के पास लिमिटेड चॉइसेस हैं, एलिजाबेथ जो है वो ट्रेडिशनल चैलेंजेस को एक्सपेक्ट करती है। सो ये थे हमारे थीम्स। नेक्स्ट हम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक इज एनालिसिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ स्टोरी अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनल ग्रोथ एंड देयर ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लव। ठीक है, तो ओवरकमिंग उनकी ये ओवरकम है इनिशियल उनके जो मिसकंसेप्शंस थे उनमें से। एलिजाबेथ एंड डार्सी डिमॉन्स्ट्रेट दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। हमने सीखा कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो हैप्पीनेस है, जो हमारा ट्रू रिलेशन है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है, एक दूसरे को समझने से, इज़्ज़त देने से आता है, बजाय कि हम वेल्थ और सोशल स्टेटस को लेके एक दूसरे को जज करना शुरू करते हैं। हमारी जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वब तक हमारा रिलेशन ठीक तरीके से चल नहीं पाता। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।